दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको संघीय व्यवस्था के बारे में बताऊंगा, जिसे अंग्रेजी में फेडरल सिस्टम भी कहा जाता है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है संघीय व्यवस्था, ये सिर्फ एग्जाम में क्वेश्चंस तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध भारत व उसकी राजनीति के अस्तित्व से है। हम लोग इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं आज। अब इस संघीय व्यवस्था में एक बार आप संघीय को छोड़ दो, व्यवस्था को पकड़ो कि ये व्यवस्था क्या है। देखो, व्यवस्था से यहां मतलब यह है कि कोई देश है और देश में कोई मुख्य सरकार बनी है जिसको हम केंद्र सरकार कह सकते हैं, और ये केंद्र सरकार कुछ क्षेत्रीय सरकारें बनाती हैं जैसे कि राज्य सरकार। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में आपस में कोई संबंध तो होगा, तो ऐसे में उस संबंध दर्शाने का काम ये व्यवस्था करती है। तो अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कैसे संबंध हो सकते हैं? तो देखो, राजनीतिक शास्त्री जो हैं, जो कि पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं, जो पहले रहे हैं प्लूटो जैसे, उन सभी ने दो तरीके के संबंध दिखाए हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंदर। एक है एकात्मक संबंध और एक है संघीय संबंध। तो अब ये एकात्मक व्यवस्था और संघीय व्यवस्था क्या होती है, तो देखो ध्यान से समझना। पहले एकात्मक व्यवस्था देखते हैं इस तरफ। मान लो कि कोई कंट्री है और उस कंट्री के अंदर कोई राजा है, मान लो कि जीत के आया है या विरासत में मिला है, तो वो अपनी एक मुख्य सरकार बनाएगा जिसको आप सेंटर की सरकार कह सकते हो, केंद्र सरकार कह सकते हो। अब चूंकि कंट्री बहुत बड़ी है, देश बहुत बड़ा है, तो इसे क्षेत्रीय सरकार भी बनानी पड़ेगी। तो वो क्षेत्रीय सरकार बनाएगा और क्षेत्र के हिसाब से उनको काम भी बांट देगा। अब अगर कार्य करवाना है तो क्षेत्र या राज्य सरकार को कुछ शक्तियां देनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे जो मुख्य शक्ति का स्रोत है या फिर सोर्स है, वो राजा के हाथ में ही होगा। अगर वो अचानक से मना कर दे क्षेत्र सरकार को ये काम मत करो, तो क्षेत्र सरकार को ये काम रोकना पड़ेगा। तो ऐसे में सारी शक्तियां कहाँ है? सेंटर में है, केंद्र में है। वहीं दूसरी तरफ कोई दूसरी कंट्री है मान लो, और उस कंट्री के अंदर कई सारे लोग रहते हैं जिनके अपने अपने क्षेत्र हैं। ये सारे मिलके कहते हैं कि हम क्षेत्रों के पास तो अपनी अपनी शक्तियां हैं ही, लेकिन हम सबके ऊपर एक केंद्र भी होना चाहिए, हम सबके ऊपर एक सेंटर भी होना चाहिए। तो वो लोग सेंटर को जन्म देते हैं, यानी कि सेंटर सरकार बनाते हैं, और उस सेंटर को संविधान की तरफ से कुछ एक शक्तियां दे दी जाती हैं जिससे सेंटर अपने लेवल पे काम करता रहे, केंद्र अपने लेवल पे काम करता रहे। तो वहां जो शक्ति है वो किसी एक के हाथ में नहीं है, और जो केंद्र है, जो संघ है, उसके बाद जो शक्ति है वो अपनी मर्जी से नहीं है, राजा वाली शक्ति नहीं है, बल्कि ये शक्ति दी गई है इसको राज्यों द्वारा या फिर संविधान द्वारा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई व्यवस्था है, चाहे वो संघीय हो या फिर एकात्मक हो, वो सब कुछ किस पे निर्भर करता है? संबंध पे, कि केंद्र का संबंध क्षेत्रों से किस तरीके का है। अब व्यवस्था के बाद बात कर लेते हैं इस संघ शब्द की, कि इसका क्या मतलब है। तो देखो, संघ शब्द जो है वो एक लैटिन वर्ड फेडोइस से लिया गया है, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है फेडरल। इसका मतलब ये होता है कि कोई संधि हुई है या फिर समझौता हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कंट्री या फिर कोई देश है और उसमें कई सारे राज्य जुड़े हुए हैं, तो वो किसी ना किसी संधि या समझौते के तहत ही जुड़े हुए हैं। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हुआ ये था कि 1776 में अमेरिका आजाद हुआ था ब्रिटिशर्स से, मतलब इंग्लैंड ने इन्हें भी गुलाम बनाया था, लेकिन उस समय पे ये अमेरिका था नहीं, मतलब यूएसए था नहीं। उस स्थिति में ये 13 कॉलोनीज थी। जैसे कि इंडिया भी एक कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की, उसी तरीके से ये 13 भी कॉलोनीज थी। लेकिन इन सब ने ये कहा कि हम अपनी अपनी आइडेंटिटी रखेंगे, हम अपनी अपनी पहचान रखेंगे एज ए स्टेट, लेकिन आपस में हम यूनाइटेड हो जाएंगे, मतलब जुड़ जाएंगे, और ऐसे में हम एक संघ तैयार करेंगे, एक फेडरेशन तैयार करेंगे। तो उससे ही आज आप यूएसए या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हो। हाँ, आज की तारीख में ये जो राज्य हैं, जो पहले 13 थे, वो आज बढ़कर 50 बन चुके हैं, लेकिन ये 50 राज्य आज भी फेडरेशन के साथ ही जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि ये यूनाइटेड हैं, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। मतलब इन्हें यह अधिकार है कि अगर सारे के सारे सहमति दे दें एक स्टेट के, तो वो स्टेट अमेरिका से अलग होकर अपनी पहचान बना सकता है। तो ऐसे में आज जो लोग यूएसए में रहते हैं, तो अगर वो किसी स्टेट में रह रहे हैं, जैसे कि एरिजोना में रह रहे हैं, तो उनके पास एरिजोना की अपनी आइडेंटिटी है कि वो एरिजोना से हैं। उसके अलावा यूएसए की अपनी आइडेंटिटी है कि वो यूएसए से हैं। तो मतलब इनकी दो नागरिकताएं हो जाती हैं। लेकिन जब आप बात करते हो भारत की संघीय व्यवस्था की, तो वो अमेरिका की संघीय व्यवस्था से बिल्कुल ही अलग है। अब आप तुरंत कहेंगे कि हमें पता है कि जो भारत की संघीय व्यवस्था है वो कनाडा से अपनाई गई है, अमेरिका से नहीं अपनाई गई है। लेकिन एक बात बताइए कि फेडरेशन तो दोनों जगह पे हुई ना, मतलब वहां पर भी स्टेट्स आपस में जुड़े हैं, भारत में भी राज्य आपस में जुड़े हैं, तो इन दोनों में फर्क कैसे करेंगे आप लोग? यही मेन सवाल है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें फर्क आप कैसे करेंगे। अब देखो, इसको ध्यान से समझना।
अमेरिका ने 1789 में अपना संविधान बनाया था या फिर लागू किया था, यूं कह लो, जहां पे स्टेट्स आपस में जुड़े हुए थे, राज्य आपस में जुड़े हुए थे। तो एक तरफ थे राज्य और दूसरी तरफ था संघ। मतलब एक तरफ सारे राज्य आपस में जुड़े हुए थे, इनकी अपनी अपनी आइडेंटिटी थी, और एक तरफ इन सब ने मिल के एक संघ भी बनाया था। तो अब शक्तियों का विभाजन करना था, तो राज्यों को शक्तियां मिली उनके अधिकार क्षेत्र के मुताबिक, और संघ को भी कुछ एक शक्तियां मिली उसके अधिकार क्षेत्र के मुताबिक। लेकिन जो अतिरिक्त शक्तियां थी वो किसके हाथ में गई? राज्यों के हाथ में चली गई। क्यों? क्योंकि यहां पर राज्य ही मुख्य थे, क्योंकि राज्यों ने मिलकर आपस में एक संघ बनाया है। तो ऐसे में ज्यादा पावरफुल कौन होगा, ज्यादा शक्तिशाली कौन होगा? राज्य ही होंगे। ठीक है। दूसरी तरफ आप भारत की तरफ आ जाओ। भारत में क्या हुआ था कि 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद 1858 में एक एक्ट बना जहां पे भारत की जितनी भी सत्ता थी उसकी सारी पावर किसके पास चली गई? इंग्लैंड की महारानी के पास चली गई। उन्होंने क्या किया कि भारत को दो हिस्सों में बांट दिया। एक वो राज्य थे जिन पे सीधा अंग्रेज शासन करते थे, मतलब महारानी का राज चलता था, और दूसरे वो हिस्सा था जिसके अंदर देसी रियासतें चलती थी जहां पे राजा महाराजा थे। तो इन दोनों को लेके राज चल रहा था। ये सिस्टम चलता रहा 1858 के बाद। लेकिन जब साल 1935 आया तो 1935 में अंग्रेजों ने ये सोचा कि यहाँ पे फेडरेशन सिस्टम लाया जाए। मतलब यहाँ पे जितने भी रियासतें हैं उन सबको फेडरल कर दिया जाए, मतलब अलग अलग आइडेंटिटी दे दी जाए, और जिससे ये पूरा हिस्सा ही टूट जाए। आपको पता है ये लोग हमेशा से तोड़ने में विश्वास रखते हैं, तो ऐसे में उन्होंने फेडरल करने का फैसला ले लिया इस चीज को। अब 1947 में जब भारत आजाद होने वाला था और संविधान सभा अपने काम में लगी हुई थी संविधान बनाने के लिए, तो ऐसे में संविधान सभा के सामने या फिर भारत के सामने एक प्रश्न था, क्या भारत को फेडरल बनाया जाए कि नहीं? क्या हर एक राज्य को अपनी आइडेंटिटी देके उसको आपस में जोड़ के एक संघ बना लिया जाए कि नहीं? और इस चीज पे संविधान सभा बहुत ज्यादा विचार कर रही थी, और उस समय के जितने भी लीडर्स थे बहुत ज्यादा विचार कर रहे थे। विचार का विषय इसलिए थे कि अगर आज हर एक राज्य को अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान देके हम लोग फेडरल सिस्टम अपना लेते हैं, संघीय व्यवस्था अपना लेते हैं, तो हो सकता है कि कल को कोई राज्य टूट के चला जाए। मतलब वो कहे कि मुझे जाना है, मुझे भारत का हिस्सा नहीं रहना है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? अब ऐसे में भारत को एक नई तरीके की व्यवस्था की जरूरत थी। ना तो वो पूरी तरह एकात्मक रह सकते थे और ना ही पूरी तरीके से संघीय रह सकते थे। तब संविधान सभा ने एक अलग तरीके से संघीय व्यवस्था को पेश किया। उन्होंने ये कहा कि इसको एकात्मक तो हम बना ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एक तो देश बहुत बड़ा है और इतने बड़े देश को एकात्मक व्यवस्था में लाना संभव ही नहीं है, और दूसरी तरफ भारत में बहुत सी सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताएं हैं। मतलब अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। एक तरफ पंजाबी हैं तो दूसरी तरफ बंगाली हैं। एक साउथ में अलग ही बिल्कुल पार्ट चलता है, आपको पता है, मलयाली अलग हैं, तमिल अलग हैं, कन्नड़ अलग हैं। तो ऐसी स्थिति में इतनी सारी विविधताओं के साथ एकात्मक सत्ता बनाना संभव नहीं। तो उन्होंने ये कहा कि हम एक केंद्र सरकार बनाएंगे, हर राज्य के लिए राज्य सरकार भी बनाएंगे, लेकिन जब शक्तियों के विभाजन की बात आएगी तो राज्य सरकारों को कुछ एक शक्तियां देंगे जहां पे वो अपने अधिकार क्षेत्र में काम कर सके, केंद्र सरकार को भी कुछ एक शक्तियां देंगे जहां पे वो अपने अधिकार क्षेत्र में काम कर सके, लेकिन जो अतिरिक्त शक्तियां होंगी वो हम केंद्र को दे देंगे। मतलब यह है कि केंद्र कहीं ना कहीं ज्यादा शक्तिशाली है राज्य सरकारों से। तो यहां पे आप संघीय भी हो गए और यहां पे आप एकात्मक भी हो गए। क्यों? क्योंकि केंद्र है कहीं ना कहीं वो ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा शक्तिशाली है। वहीं दूसरी तरफ राज्यों को काफी सारे अधिकार हैं, तो वो अपने क्षेत्र में काफी सारे काम करवा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इन्होंने ऐसा किया कैसे? मतलब एक पूरा देश जिसमें इतनी सारी विविधताएं हैं, वो एक छत के नीचे आएगा कैसे? वो एक केंद्र सरकार के नीचे आएगा कैसे? तो देखो वहां पे जो कॉन्सेप्ट आया वो था भारत माता का कॉन्सेप्ट। उन्होंने ये कहा कि जो देश है ना वो पूरी की पूरी भारत माता है, मतलब एक तरीके से हमारी माँ है। ऐसी स्थिति में आप माँ के टुकड़े नहीं कर सकते। इस चीज़ को ध्यान से समझना कि अगर आप टुकड़े करने जाओगे, अपने आप को फेडरल कहोगे और कभी भी अलग हो जाओगे, तो आप भारत माता का हाथ काट दोगे। तो इस कॉन्सेप्ट से देश का हर एक व्यक्ति प्रभावित हुआ, चाहे वो साउथ में रहने वाला हो, नॉर्थ ईस्ट में रहने वाला हो, वेस्ट में रहने वाला हो, या फिर ऊपर जम्मू कश्मीर में रहने वाला हो। हर एक व्यक्ति को ऐसा लगा कि यार भारत माता के टुकड़े नहीं हो सकते, तो हम चाह के भी भारत माता से अलग नहीं हो सकते। और यही कारण है कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था नाम के शब्द का यूज ही नहीं किया गया है, प्रयोग ही नहीं किया गया है। संविधान के पहले अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स। इस चीज को ध्यान से समझिए। अमेरिका के लिए लिखा गया है यूनाइटेड स्टेट्स, जो अपनी मर्जी से इकट्ठा हुए हैं और अपनी मर्जी से जा सकते हैं।
इंडिया के लिए लिखा गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स, कि जो इकट्ठा हुए हैं और अलग नहीं हो सकते क्योंकि भारत माता टूट जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हम पूरी तरह फेडरल भी नहीं रहे, मतलब संघीय भी नहीं रहे, हम अलग अलग नहीं हो सकते एक दूसरे से, हम लोग जुड़े हुए ही हैं। इसीलिए ये जो संविधान है इसका पहला जो अनुच्छेद है, पहले अनुच्छेद में ही कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है और कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, असंभव। तो आप ये कह सकते हो कि आप भारत के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग कीजिए और अमेरिका के लिए क्या करेंगे, फेडरल या फिर यूनाइटेड। अब देखो, आप दोनों का हिंदी अर्थ निकालो गूगल पे जाके तो आपको संघ ही मिलेगा। यूनियन का मतलब भी संघ है, फेडरल का मतलब भी संघ है, लेकिन आपको अच्छी तरह पता है कि भारत में संघ का मतलब कुछ अलग है और अमेरिका में संघ का मतलब कुछ अलग है। तो भारत की इस व्यवस्था को देखने के बाद एक बहुत अच्छे राजनीतिक शास्त्री हुए हैं जिनका नाम है के वेयर। उन्होंने कहा था कि भारत कोई फेडरल सिस्टम से नहीं चलता है, भारत क्वासी फेडरल सिस्टम से चलता है। मतलब भारत में एकात्मक सरकार भी है और संघीय सरकार भी है। एकात्मक सरकार आपको कई जगहों पे देखने को मिलती है, जैसे कि आपातकाल, जब इमरजेंसी लगती है तो ऐसी स्थिति में पूरा देश जो है वो एकात्मक सरकार के अंदर आ जाता है, सरकार राजा बन जाती है एक तरीके से, और जो सरकार कहती है वही होता है। ठीक है, उसके अलावा राष्ट्रपति शासन में भी ऐसा होता है कि किसी राज्य में लग गया तो वहां पर सीधे सीधे जो सेंटर है वही रूल करता है। तो इस तरीके से भारत में क्वासी फेडरल या फिर अर्ध संघात्मक सरकार या फिर अर्ध संघात्मक व्यवस्था चलती है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको भारतीय संघ और अमेरिकी संघ में फर्क समझ में आ गया होगा। देखिए, इस चीज को बार बार देखिए क्योंकि ये हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राजनीति का एक बहुत बड़ा लॉजिक है कि किस तरीके से भारत में एक व्यवस्था लाई गई कि भारत के राज्य अलग ना हो पाए और साथ में बने रहें और उन्हें अपनी आज़ादी भी मिली। मतलब 1947 में भारत को बांधना भी था और भारत को आज़ाद भी करना था, भारत को एक भी रखना था और भारत को अनेक भी रखना था। तो ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था बनके सामने आई है। आज के अस्तित्व का यही कारण है कि भारत में अर्धसंघात्मक व्यवस्था चल रही है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी और आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।